नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग बात करेंगे संविधान की, पॉलिटी की, और आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे। कल हम लोगों ने संविधान सभा पूरा डिटेल में पढ़ा है, तो मैं आशा करूंगा आप लोग भी बहुत अच्छे से नोट्स बनाए होंगे। हालांकि मैंने नोट्स द्वारा से अपडेट करा दिए हैं, कुछ बच्चे उसमें बता रहे थे कि मिस्टेक हो गई थी, पीडीएफ में लिखने वाले ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था, तो अभी वो द्वारा से नई पीडीएफ उसमें अपलोड हो गई है, तो सभी लोग द्वारा से देख सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग लाइव रहेंगे। हम बात करेंगे टाइम टेबल की। शानदार क्लासेस आप लोगों की चल रही हैं आरडब्ल्यूए परिवार पर। पूरी मेहनत आरडब्ल्यूए परिवार आप लोगों के लिए कर रहा है। यहाँ पर सुबह 7 बजे मैथ स्टार्ट होता है, फिर 9 बजे ममतेज सर हिंदी लेकर आते हैं, फिर दिग्विजय सर ज्योग्राफी लेकर आते हैं 10 बजे, राहुल शर्मा सर बेटा 11 बजे रीजनिंग लेकर आते हैं, और केशपाल सर 1 बजे यूपी जीके की क्लास ले रहे हैं। 2 बजे मेरी पॉलिटी की क्लास होती है, 3 बजे विनय सर की क्लास होती है इकोनॉमिक्स की, और धर्मेंद्र सर भावना मैम का 4 बजे साइंस की क्लास चलती है, और हिस्ट्री की आपको क्लासेस कल ही मिल गई होंगी क्योंकि ये रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेंगी। तो आप लोग बेटा जुड़ जाइए सभी साथी। शानदार तरीके से आप लोगों की मेहनत एक सकारात्मक दृष्टि में जाए, उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उसी को ध्यान में रखते हुए आपको थ्योरी भी वही दी जा रही है, कंटेंट भी वही दिया जा रहा है जो आपके एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। जो भी चीजें मैं आपको करा रहा हूं, ये यकीन मानना कि मैंने प्रीवियस ईयर को देख लिया है, अच्छे से एनालाइज कर लिया है, चाहे वो 2016 का हो, चाहे 2018 का हो। तो सारी चीजों को मैंने देखने के बाद ही यहां पर आपके सामने मैं इस चीज को लेकर आता हूं। तो सभी लोग आ जाएंगे, सेशन को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और मेरे साथ जुड़ जाएंगे। हम बात करेंगे आज संविधान के निर्माण की। किसकी बात करेंगे? संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण, जिसको हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का निर्माण यानी कि अगर बात होगी मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो सारे बच्चे यहां पर आए। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूंगा तो आप कहेंगे सर संविधान का निर्माण। अब निर्माण कब से स्टार्ट होगा? तो निर्माण स्टार्ट होगा बेटा जब संविधान सभा की पहली बैठक हो जाएगी। अब संविधान सभा की पहली बैठक मैंने कल आप लोगों को बताई थी कि सर संविधान सभा की जो पहली बैठक थी, मैं रिकॉल करा देता हूं आप लोगों को कि सर इसकी जो प्रथम बैठक हुई थी, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अगर मैं बात करूं तो कल मैंने ये आप लोगों को बताई थी कि सर जो फर्स्ट मीटिंग थी, ये मीटिंग कब होती है, कि सर जो फर्स्ट मीटिंग है, ये फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? तो आप लोग बता सकते हैं क्या? कल मैंने ये डिटेल में आपको समझाई भी थी, कल मैंने आपको बताया भी था। माइक में अभी ठीक है? चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं सर संविधान सभा का गठन। हमने कल पढ़ा था, जल्दी से बताइए कि सर संविधान सभा का गठन कब हुआ था? कौन कौन बच्चा बताएगा कि संविधान सभा बनी थी 6 दिसंबर 1946 में, लेकिन संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो आप कहेंगे सर 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 में पहली बैठक होती है। ये बैठक कहां पर होती है? तो आप कहेंगे सर ये बैठक होती है नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में ये पहली बैठक हो जाती है। और ये भी कहां? काउंसिल चैम्बर में। ठीक है जी, कौन से चैम्बर में? काउंसिल चैम्बर में ये पहली बैठक हो जाती है। ठीक है, अब बात आती है सर इसके अध्यक्ष कौन थे? ये चीजें मैंने कल कराई हैं आप लोगों को, बस रिकॉल करा देता हूं कि सर इसके अध्यक्ष कौन थे, कि संविधान सभा की जब पहली बैठक होती है तो उसके चेयरमैन कौन थे? तो आप कहेंगे सर इसके चेयरमैन थे जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्या नाम था? सच्चिदानंद सिन्हा। यही तो लिखा था हमने कल, सच्चिदानंद सिन्हा। अब इस बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया? बहुत सारे बच्चों ने इस पे विवाद भी किया था कि सर 207 होंगे। नहीं, 211 ही हैं। कितने? 211 सदस्य इसमें उपस्थित रहे।
कितने सदस्य इसमें उपस्थित रहे थे? तो आप कहेंगे सर 211 सदस्य उपस्थित रहे। कितने बेटा? तो आप कहेंगे मेंबर्स कितने थे जिन्होंने भाग लिया था? 211 मेंबर्स थे। चलिए, ये तो था हमारा जो हमने कल पढ़ा था, ये था जो हमने कल पढ़ लिया था। आज बात करेंगे सर ये अध्यक्ष जो थे ये कैसे बने थे? तो आप कहेंगे सर ये अस्थाई अध्यक्ष थे। कौन थे बेटा? ये अस्थाई अध्यक्ष बन गए थे। क्या? अस्थाई अध्यक्ष बन गए थे। ठीक है जी, एडॉक चेयरमैन जिनको बोलेंगे, अस्थाई अध्यक्ष। अब संविधान सभा की दूसरी बैठक हो जाती है कब? 11 दिसंबर 1946 में। ये भी नई दिल्ली में होती है। अब बात करते हैं सर इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इस दौरान जब दूसरी संविधान सभा की बैठक हुई तो अध्यक्ष बन गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें हम क्या कहेंगे? जिन्हें हम स्थायी अध्यक्ष बोलेंगे कि सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बन गए थे। और यह बैठक 11 दिसंबर 1946 में नई दिल्ली में ही हुई थी। अब ऐसा पहली बार होगा जब इसमें 2 उपाध्यक्ष बनेंगे, 2 डिप्टी चेयरमैन बनेंगे। कौन कौन थे? कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ। चलिए जल्दी से बताइए कि सर जब संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी तो इसमें 2 उपाध्यक्ष थे। एक का नाम तो आप जानते होंगे भली भांति, एच.सी. मुखर्जी, लेकिन दूसरे का नाम बहुत कम बच्चों को पता होगा। चलिए मैं बताता हूं, उनका नाम है बी.टी. कृष्णाचारी। बी.टी. कृष्णाचारी। ठीक है, चलिए बात करेंगे सर दूसरी बैठक कब होती है, सेकंड मीटिंग कब होती है। कौन कौन बच्चा बताएगा कि सर इसकी बैठक कब होती है सेकंड? तो आप कहेंगे सर 11 दिसंबर 1946 में। कब? 11 दिसंबर 1946 में। और ये कहां पर होती है? ये भी नई दिल्ली में ही होती है। कहां पर? नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में हुई है। अब बात आती है कि सर इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो आप कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बन जाते हैं। कौन अध्यक्ष बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनते हैं। दूसरी बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। बात आती है कि सर ये बताएं कि इसमें दो उपाध्यक्ष थे कि सर 2 उपाध्यक्ष बने थे। उपाध्यक्ष को हम डिप्टी स्पीकर बोलते हैं। 2 उपाध्यक्ष थे। कौन कौन थे मेरे शेरों? तो आप कह दोगे सर एक जो थे वो थे एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। और एक थे बी.टी. कृष्णाचारी। बी.टी. अच्छा, कितने बच्चों को पता था ये? बी.टी. कृष्णाचारी। तो आप कहेंगे सर 2 उपाध्यक्ष बने थे दूसरी बैठक में, जिस समय अध्यक्ष बन गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सारी चीजें आ जाती हैं। बात आती है सर संविधान की जो प्रस्तावना बनी उसे हम उद्देशिका के नाम से जानते हैं, लेकिन ये उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से पेश की गई कि सर संविधान की जो प्रस्तावना है ये उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में किसने पेश की थी? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पेश किया था? तो आप कहेंगे सर, तो आप बताना सर उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसके द्वारा और कब पेश किया जाता है? जल्दी से बताइए। तो तीसरी बैठक चल रही थी संविधान सभा की। ये नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? ये नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए बात करते हैं कि सर क्या होता है। 13 दिसंबर 1946 की बात होगी। 13 दिसंबर 1946 यहां पर तीसरी बैठक हुई। क्या हुई? तीसरी बैठक होती है। और इस बैठक में संविधान का जो उद्देश्य प्रस्ताव की मैं बात करूं कि सर उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? उद्देश्य प्रस्ताव बता सकता है क्या कोई बच्चा? उद्देश्य प्रस्ताव जिसे हम इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बोलते हैं कि सर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पेश किया था? कौन बच्चा बताएगा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पेश किया था? तो आप लोग बताइए सर इसको पेश किसने किया था मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आप बताइएगा सर पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन?
पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आप कहेंगे सर यहां पर क्या हो जाएगा, पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसको मैं पूरा ही लिख देता हूं, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या किया जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। क्या किया जाता है जी, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। अब ये उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कब किया गया था, इसको स्वीकार किसने किया था, तो आप कहेंगे कि जिस उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, इसको स्वीकार किसने कर लिया, आप बता देना सर। इसको स्वीकार किया संविधान सभा ने। किसने, संविधान सभा ने। कि सर किसने स्वीकार किया, संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने स्वीकार कर लिया इसको। किसने मेरे लाल, तो आप कहेंगे सर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा इसको स्वीकार किया जाता है। ठीक है जी, चलिए, द्वारा स्वीकार कर लिया। अब इतना समय क्यों लगा, इसे स्वीकार कब किया गया, 22 जनवरी 1947 में स्वीकार किया गया। कि सर पेश हुआ 13 दिसंबर 1946 को, स्वीकार कब किया गया, 22 जनवरी 1947 को। इतना समय क्यों लग गया, तो बेटा कांग्रेस ने इंतजार किया कि सभी राजनीतिक दल आ जाएं, सभी राजनीतिक दल इस उद्देश्य प्रस्ताव को पढ़ लें, कहीं बाद में ये आरोप ना लगे कि ये उद्देश्य प्रस्ताव केवल और केवल कांग्रेस का है। कांग्रेस इंतजार करती रही, संविधान सभा इंतजार करती रही, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल आगे नहीं आया। फिर मजबूरन संविधान सभा को 22 जनवरी 1947 में इसे स्वीकार करना पड़ा। क्या करना पड़ा, इसे स्वीकार करना पड़ गया। ठीक है जी। अब जब उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था तो बहुत सारे बच्चों को शायद ना पता हो कि जब उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुआ था तो इसमें कुल मिलाकर कितने अनुच्छेद थे। तो इसमें अब आप कहेंगे हैं उद्देश्य प्रस्ताव में भी अनुच्छेद थे। आप कहेंगे सर क्या इसमें उद्देश्य प्रस्ताव में भी अनुच्छेद थे, तो बिल्कुल। कितने थे बेटा, इसमें 8 अनुच्छेद थे। इसमें कितने आर्टिकल्स थे, ये भी बहुत कम बच्चों को पता होगा, कि ये भी बहुत कम बच्चों को पता रहा होगा कि जिस समय उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था उस समय इसमें कुल 8 अनुच्छेद थे। कितने, 8 अनुच्छेद थे। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब बात आती है संविधान के प्रारूप की, कि सर ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया था, कि सर संविधान का प्रारूप किसने बनाया था। तो आप क्या कहेंगे, बताइए जल्दी से। हाँ जी, बिल्कुल मेरे लाल, मेरे शेरों, ये आप लोग जरूर लिखना कि सर संविधान का प्रारूप किसने बनाया है। बच्चे जल्दीबाजी में भीमराव अंबेडकर आंसर कर बैठते हैं। संविधान का प्रारूप, कि सर संविधान का प्रारूप किसने बनाया था, ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया है, तो जल्दी जल्दी से बता सकते हैं क्या आप लोग कि सर ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया था। चलिए, क्या कहेंगे आप लोग, तो आप कहेंगे सर संविधान का प्रारूप बनाने की जो जिम्मेदारी दी गई थी वो बीएन राव को दी गई थी। किसे दी गई थी, बीएन राव को दी गई थी। बीएन राव ने संविधान का प्रारूप बना लिया, तैयार कर लिया, और प्रारूप को अक्टूबर 1947 में पेश कर दिया। जिस समय बीएन राव ने संविधान का प्रारूप बनाया उस समय संविधान में 243 अनुच्छेद, 13 अनुसूचियां थी। अब जांच करने के लिए पहले एक कमेटी बना ली गई थी कि सब जब संविधान का प्रारूप आएगा तो उसकी जांच प्रारूप समिति करेगी। प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति के नाम से जानते हैं। कि सर जी, तो प्रारूप समिति का गठन पहले कर लिया गया था। प्रारूप समिति का गठन संविधान के प्रारूप आने से पहले कर लिया गया था। कि सर इसका प्रारूप किसने तैयार किया था, तो आप कहेंगे सर ये किसने तैयार किया था, इसका प्रारूप तैयार किया जाता है बीएन राव ने। किसने, बीएन राव। मैंने कल लिखवाया था कि बीएन राव बेनेगल नरसिंह राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। कौन थे, संवैधानिक सलाहकार थे।
अब चर्चा ये है कि सर ये तो हमें पता है भैया, ये तो हमें पता है कि संविधान का प्रारूप पेश कब हुआ है। तो पेश हुआ है अक्टूबर 1946 में या 1947 में। तो आप कहेंगे सर अक्टूबर 1947 में पेश कर दिया गया। और जिस समय बी एन राव ने इसे पेश किया था, इसमें कुल अनुच्छेद थे 243। अब आप कहोगे हैं हमने तो 395 पढ़े, आप 243 क्यों बता रहे हो? गलत बता रहे हो। नहीं बेटा, ये कब की बात हो रही है? अक्टूबर 1947 की बात हो रही है। जिस समय संविधान का प्रारूप बनकर तैयार हुआ, उस समय कुल अनुच्छेद थे इसमें 243। और इसमें जो अनुसूचियां थी, अनुसूचियां जिन्हें हम शेड्यूल बोलते हैं, बहुत सारे जो मॉडर्न लैंग्वेज है वो स्केड्यूल्स बोलते हैं। तो आप कहेंगे 8 स्केड्यूल्स, यानी कि 8 अनुसूचियां थी। अब हुआ क्या, ये डिसाइड पहले ही कर दिया गया था कि इसकी जांच करने के लिए क्या होगा? जांच करने के लिए कमेटी बनाई जाएगी। जांच करने के लिए क्या होगी मेरे लाल? तो आप कहेंगे सर जांच करने के लिए एक प्रारूप समिति बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी जी? एक प्रारूप समिति बनाई जाएगी। तो आप कहेंगे सर जांच करने के लिए क्या बनाई जाएगी? तो प्रारूप समिति बनाई जाएगी। प्रारूप समिति कि सर प्रारूप समिति कब बनाई गई थी? तो आप कहेंगे प्रारूप समिति का गठन आता है अक्टूबर 1947 में। और आप कह रहे हो कि प्रारूप समिति 29 अगस्त को बन गई, पहले ही बन गई है? ऐसा हुआ? हां जी, ऐसा ही हुआ था कि प्रारूप समिति को संविधान के प्रारूप पेश करने से पहले ही बना दिया गया था। कब? 29 अगस्त 1947 को। कि सर इसके अध्यक्ष कौन बने थे? इसके अध्यक्ष कौन बने थे? चेयरमैन कौन बने थे? तो आप कहेंगे सर इसके अध्यक्ष बने थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी आर अंबेडकर। कौन बन गए थे? भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष बन गए थे। इसमें सदस्य, अगर मैं बात करूं सदस्य कितने थे, तो 6 सदस्य थे। कितने? 6 सदस्य इसमें थे। कौन कौन थे बेटा? एक तो मैं बात करूंगा के एम मुंशी की। कौन? के एम मुंशी। लिख दूं बेटा के एम मुंशी जी यहां पर थे, के एम मुंशी, है ना। दूसरे की बात करूं तो आप कहेंगे सर के एम मुंशी थे, एम सादुल्ला थे। कौन थे? एम सादुल्ला थे। कौन थे? एम सादुल्ला साहब थे। ठीक है। दूसरे की अगर मैं बात करूं एम सादुल्ला हो जाएंगे। ठीक है। अब तीसरे की बात करेंगे एम सादुल्ला, एन गोपाल स्वामी आयंगर, एन गोपाल स्वामी आयंगर, गोपाल स्वामी आयंगर, एन गोपाल स्वामी आयंगर। ठीक है जी, एन गोपाल स्वामी आयंगर इसमें हो जाएंगे। चौथे नंबर की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर चौथे कौन थे? तो आप कहेंगे सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। कौन? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। कौन? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है जी, कौन? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर साहब हो जाएंगे। पांचवे की अगर मैं बात करूं कि सर पांचवा सदस्य कौन था, तो थोड़ा सा इसमें स्पेस कम रह रहा है, यहां लिख देता हूं कि सर क्या हुआ, अगर पांचवें सदस्य की बात होगी तो पांचवें सदस्य बी एल मित्र। जब बी एल मित्र थे, बी एल मित्र के स्थान पर कौन आए थे? बी एल मित्र के स्थान पर कौन आ जाते हैं? तो आप कहेंगे सर एन माधव राव, एन माधव राव। कौन? एन माधव राव आ गए। और छठे थे बेटा जिनका नाम था डीपी खैतान। डीपी खैतान के स्थान पर आते टीटी कृष्णाचारी। कौन? चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। हाँ जी, ये बेटा रजत, ये थोड़ा इशू आया है, इसके ऊपर सर जो है बनाएंगे अभी एक शॉर्ट वीडियो, तो आप देखना। डीपी खैतान, डीपी खैतान की अगर मैं बात करूं तो डीपी खैतान की जगह पर कौन आ गए थे? टीटी कृष्णमाचारी। कौन आ गए थे? टीटी कृष्णमाचारी।
कृष्णाचारी या कृष्णाचारी भी हम इसको लिख सकते हैं। ऐसे लिखना कि सर इस प्रारूप समिति को हम किस नाम से जानते हैं। इस प्रारूप समिति को हम ड्राफ्टिंग कमेटी भी तो कहते हैं कि सर हम इसे क्या कहते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। क्या कहेंगे इसको हम, ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं। इसे मसौदा समिति भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, मसौदा मदोसा मसौदा समिति भी इसको कहा जाता है। क्या कहते हैं, मसौदा समिति भी कहा जाता है। ओहो, यहां पर 8 नहीं थी मेरे लाल, 13 थी। यहां पर कितनी थी, 13, और मैंने 8 लिख दी। हालांकि मैंने 13 ही बोला था कि 243 अनुच्छेद थे, 13 अनुसूचियां थी। 8 तो आगे चलकर होंगी, 8 तो आगे चलकर होंगी जब बेटा ये प्रारूप समिति अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इतना आप लोग लिखिए। दोबारा बताता हूं कि संविधान का प्रारूप किसने पेश किया है। संविधान का प्रारूप अक्टूबर 1947 में बी.एन. राव द्वारा पेश किया गया, जिसमें 243 अनुच्छेद, अनुसूचियां हैं 13। कितनी अनुसूचियां हैं, 13 अनुसूचियां हो जाएंगी। कितनी, 13। इसकी जांच करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया। कब, 29 अगस्त 1947 में, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, जिसमें अन्य सदस्य के.एम. मुंशी, एन. गोपाल स्वामी आयंगर, एम. सादुल्ला, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, बी.एल. मित्र के स्थान पर एन. माधवराव, कौन, एन. माधवराव, और डीपी खेतान के स्थान पर टीटी कृष्णमाचारी। कौन, टीटी कृष्णमाचारी। क्लियर है जी। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको, जल्दी से इसको नोट डाउन करिएगा। यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, इसको आप लोग लिख लेंगे। अब बात आती है कि सर प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी। प्रारूप समिति ने, सर बताएं, प्रारूप समिति की जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, ये ड्राफ्टिंग कमेटी कह लें। ड्राफ्टिंग कमेटी की अगर बात होगी, ड्राफ्टिंग कमेटी मसौदा समिति की, सर इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी, मसौदा समिति। तो आप कहेंगे सर मसौदा समिति, मसौदा समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट कब पेश कर दी थी। इन्होंने अपनी प्रथम रिपोर्ट कब पेश की थी, प्रथम रिपोर्ट कब पेश की थी, जल्दी से बताइए। तो इन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट पेश की थी 21 फरवरी 1948। कब, 21 फरवरी 1948 में। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे कि सर 21 फरवरी 1948 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। और इस प्रथम रिपोर्ट में कुल अनुच्छेद कितने थे। जब बी.एन. राव ने अनुच्छेद पेश किए थे 243 थे, इन्होंने संख्या बढ़ा दी। इन्होंने कहा कि अब 315 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 315 अनुच्छेद हो जाएंगे। और जो अनुसूचियां 13 थी उनको घटाकर 8 कर दी। कि सर अनुसूचियां या शेड्यूल कितनी कर दी थी मेरे लाल, शेड्यूल्स कर दी थी 8। जो पहले 13 थी उन्हें 8 कर दिया, जो अनुच्छेद 243 थे उन्हें 315 कर दिया। जब ये बेटा अंबेडकर साहब ने अपनी रिपोर्ट पेश की तो इसमें बड़ा विवाद हुआ। तो अंबेडकर साहब ने क्या कहा कि ठीक है, मैं एक जांच और कर लेता हूं। प्रारूप समिति ने एक जांच और की और उन्होंने अपनी दूसरी रिपोर्ट कब पेश कर दी। इन्होंने अपनी सेकंड रिपोर्ट कब पेश की थी, सेकंड रिपोर्ट कब पेश की थी। तो आप क्या कहेंगे सर, इन्होंने अपनी दूसरी रिपोर्ट कब पेश कर दी थी। तो 26 अक्टूबर 1948 में इन्होंने अपनी दूसरी रिपोर्ट पेश कर दी। क्या कर दी जी, दूसरी रिपोर्ट पेश कर दी। और जब दूसरी रिपोर्ट आई तो इस पर बेटा 3 बार वाचन किए गए। इस रिपोर्ट की 3 बार रीडिंग हुई। जैसे होता है ना, कोई किताब लिखी जाती है उसकी प्रूफ रीडिंग होती है, उसकी क्या होती है, प्रूफ रीडिंग होती है कि भाई इस पर रीडिंग होगी। तो आप कहेंगे सर इस रिपोर्ट पर 3 वाचन हुए। कि सर जो दूसरी रिपोर्ट आती है उस पर वाचन कितने हुए थे, 3 बार रीडिंग की गई।
कितनी रीडिंग हुई है उसकी? 3 वाचन या 3 रीडिंग की गई। कि सर जब दूसरी रिपोर्ट भीमराव अंबेडकर ने पेश की थी प्रारूप समिति की, तो उस पर कितने वाचन हुए थे? 3 बार रीडिंग हुई थी उसकी, 3 बार पढ़ा गया था उसको। कितनी बार? 3 बार पढ़ा गया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहां पर हमने ये सारी चीजें पढ़ ली। बात करते हैं कि सर जब संविधान बन रहा था तो संविधान पर जो बहस होती है, संविधान बनाने पर जो बहस होती है, वो बहस या डिबेट कितने समय तक होती है? बहस या डिबेट कितने समय तक होती है? जल्दी से बताइएगा। कि सर जो डिबेट हुई थी संविधान सभा के द्वारा, जो दूसरी रिपोर्ट आई, इस पर बहस चलती है 114 दिन तक। कितने दिन तक बहस चली थी? 114 दिन तक बहस होती है, डिबेट होती है, और उसके बाद बेटा, उसके बाद क्या होता है? फाइनली 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को यह स्वीकार कर लिया जाता है। 26 नवंबर 1949 को बेटा संविधान अडॉप्ट कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है बेटा? तो आप क्या कहेंगे कि संविधान स्वीकार कर लिया गया। क्या कर लिया गया? स्वीकार या अडॉप्ट या अंगीकार कर लिया जाता है। कि सर क्या कर लिया गया फाइनली? कि भैया 3 रीडिंग के बाद, 114 दिन की बहस के बाद संविधान को स्वीकार कर लिया जाता है जी 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को। जब 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया तो इस समय कुल अनुच्छेद कितने थे? जिस समय स्वीकार किया गया तो इस समय कुल अनुच्छेद कितने थे? तो कुल अनुच्छेद थे 395 अनुच्छेद थे। कितने? 395 अनुच्छेद थे। इसमें भाग कितने थे? पार्ट कितने थे? तो इसमें पार्ट थे बेटा 22। कितने? 22। और अनुसूचियां कितनी थी? अनुसूचियां या शेड्यूल कितनी थी? तो आप कहेंगे सर 8 अनुसूचियां थी, 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे जब 26 नवंबर 1949 को संविधान अडॉप्ट किया गया था। चलिए बहुत बढ़िया बात हो गई, यहां तक हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। ये तो आपने लिख लिए जी, यहां तक तो आपने लिख लिया। चलिए अब मैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों के बारे में बात करूंगा। सर क्या क्या फैक्ट हो सकते हैं? कि जिस समय 26 नवंबर 1949 को संविधान लगा, स्वीकार किया गया, तो इस दिन कुछ अनुच्छेद लागू कर दिए गए। कौन कौन से अनुच्छेद थे? तो बेटा कौन कौन से आर्टिकल थे जो 26 नवंबर 1949 के दिन लागू किए गए थे? कौन कौन से थे? तो आप कहेंगे सर कौन से थे? तो अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 ये वो आर्टिकल हैं जो नागरिकता से संबंधित थे। 8, 9 ठीक है। 60 राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित होगा। ठीक है। 324 कौन सा? 324, 366, 367 ये वो आर्टिकल हैं जिन्हें बेटा लागू कर लिया गया था। 379 और भैया 380, 388, 380, 388 ठीक है। और कौन कौन से थे? तो ये हो गए 391, 391, 392 और 393। अब बात करते हैं सर ये तो हो गए 15, लेकिन भूल जाते हैं कि इन्हें लागू 394 के तहत किया गया। कि सर ये जो 15 अनुच्छेद थे इन्हें लागू कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया था? तो इन्हें लागू किया गया अनुच्छेद 394 के तहत। संविधान को आंशिक रूप से लागू कर दिया। कि सर संविधान को आंशिक रूप से कब लागू किया गया है? तो आप कहेंगे, तो आप क्या कहेंगे? तब 394 भी यहां पर काउंट होगा। इसलिए इनकी संख्या 16 होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हम इसको भूल जाते हैं कि संविधान आंशिक रूप से अनुच्छेद 394 के द्वारा लागू किया गया तो 16 अनुच्छेद हो गए।
कितने 16 अनुच्छेद हो गए। हम भूल जाते हैं, हम कहते हैं 15 अनुच्छेद लागू किए। अरे भैया इसे कौन याद करेगा, ये भी तो है ना मेरे लाल, ये भी तो होगा। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, नोट डाउन कर लेंगे जल्दी जल्दी से इसको। अब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट पर मैं चर्चा करने वाला हूं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पर मैं चर्चा करने वाला हूं, तो आप लोग इसको लिख लेंगे। यहां तक आपने अगर लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो बेटा पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलिए बहुत शानदार, आगे बात करते हैं कि सर ये बताइए, अब मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट क्या कहते हैं, देखिएगा मैं फैक्ट्स लिखवा रहा हूं। फैक्ट्स जिन्हें महत्वपूर्ण बिंदु कहते हैं, क्या कहते हैं जी, महत्वपूर्ण बिंदु। कि सर महत्वपूर्ण बिंदु क्या होंगे, महत्वपूर्ण बिंदु, तो आप लोग क्या बताइएगा, आप लोग क्या बताइएगा कि सर ये बताइए संविधान बनाने में समय कितना लगा, समय, तो आप कहेंगे सर 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। कितने दिन का समय लगा, तो 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। कि सर संविधान बनाने में खर्च कितना हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर, तो अप्रोक्स लगभग में पूछेगा, लगभग में पूछेगा तो आप कहेंगे सर लगभग में 64 लाख रुपए, लगभग में कितना, 64 लाख रुपए। यदि एक्यूरेट पूछ लिया जाए तो 63,96,729 रुपए खर्च होते हैं। कितने, लगभग में 64 लाख, अप्रोक्स में पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे सर 63,96,729 रुपए। कुल अधिवेशन की अगर मैं बात करूं, कुल अधिवेशन की बात होगी, अधिवेशन कितने होते हैं, तो आप कहेंगे सर 11, कितने, 11। लेकिन एक अंतिम बैठक होती है, उसे अधिवेशन में काउंट नहीं किया गया है कि भाई 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई है, उसे हमने अंतिम बैठक के रूप में स्वीकार कर लिया। कि सर ये बताइए कि अंतिम बैठक कब हुई थी, अंतिम बैठक कब होती है, अंतिम बैठक, तो आप कहेंगे सर अंतिम बैठक। हालांकि एसएससी से 12 मानती है, एसएससी से 12 मानती है, तो एसएससी पे मत जाना, हम यूपी पुलिस के बारे में बात कर रहे हैं, इसको एसएससी 12 मानती है, उसने अंतिम बैठक को भी सेशन के रूप में, अधिवेशन के रूप में स्वीकार किया है, तो एसएससी पर मत जाना, एसएससी 12 मानती है, कितना, 12। हम लोग कहेंगे सर अंतिम बैठक होती है जी 24 जनवरी 1950 में, ठीक है। और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या मान लिया जाता है, राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति माना जाता है। क्या बेटा, राष्ट्रपति, तो आप कहेंगे सर इन्हें राष्ट्रपति 24 जनवरी 1950 को बना दिया गया। चलिए बहुत बढ़िया, अब बात करते हैं सर कुल बैठकें कितनी होती हैं, कुल बैठकें, कि सर कुल बैठकें कितनी हुई थी, तो कुल बैठकें होती हैं 105। ये जो 105 बैठक थी ये कितने समय तक चली थी, ये जो 105 बैठक थी ये कितने समय तक चली थी, तो आप कहेंगे सर इन बैठकों पर जो चर्चा हुई ये चर्चा लगभग 165 दिन तक चली। हालांकि जब आप गूगल करेंगे तो ये 166 दिखाएगा, जो कि गलत है, 166 नहीं होगा, 165 दिन तक 105 बैठकों पर चर्चा हुई। कोई बैठक 2 या 3 दिन चली होगी, तभी तो ये 165 दिन चली। टोटल बैठक 105, लेकिन कितने दिन तक चली, 165 दिन तक चली। कितने दिन तक, 165 दिन तक चली। क्लियर है, बात करते हैं जी यहां तक। चलिए अब बात करते हैं, सर ये बताइए कि जो संविधान है हमारा, जो संविधान है हमारा, इस संविधान की अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे कि कुल हस्ताक्षर कितने हुए थे, कुल हस्ताक्षर कितने हुए थे। कुल हस्ताक्षर की अगर मैं बात करूं तो आप कहना कि सर संविधान पर 284 हस्ताक्षर हुए। कितने, 284। अब यहां पर बड़ा डिबेट होगी कि सर पहले हस्ताक्षर किसके हैं। जब हस्ताक्षर करने की बात आई तो सबसे पहले गए जवाहरलाल नेहरू और साइन कराए,
जवाहरलाल नेहरू गए, साइन कर दिए। बाद में पता चला अरे जवाहरलाल नेहरू को तो पहले करने ही नहीं थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहले हस्ताक्षर करने थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जाते हैं, हिंदी इंग्लिश में उन्होंने अपने हस्ताक्षर कर दिए। हालांकि दूसरे रूप से किए उन्होंने, लेकिन संविधान सभा ने कहा कि भैया गलती हुई है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से पहले किसने कर दिए, तो कर दिए नेहरू जी ने। गलती हो गई, नेहरू जी से गलती हो गई कि इन्हें पहले हस्ताक्षर नहीं करने थे, पहले हस्ताक्षर राजेंद्र प्रसाद को करने थे। इसलिए संविधान सभा ने कहा कि भैया पहले हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ही माने जाएंगे। तो किसके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। फर्स्ट हस्ताक्षर किसके माने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। ये भी अगर आप सर्च करोगे ना तो बेटा नेहरू जी दिखाए गए, नेहरू जी और मास्टर बलवंत सिंह राजस्थान के ना। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जिन्होंने बेटा पहला हस्ताक्षर किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हस्ताक्षर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में किया, हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हस्ताक्षर किए। किसमें? दोनों भाषाओं में हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है जी, किसमें? तो दोनों भाषाओं में इन्होंने अपने हस्ताक्षर कर दिए। अब बात आती है पहले मुस्लिम कौन थे जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे? प्रथम मुस्लिम। तो आप कहेंगे सर पहले मुस्लिम जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे वो थे अबुल कलाम आजाद। कौन थे? अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद साहब थे जिन्होंने बेटा पहले मुस्लिम बने जिन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। अब बात आती है संविधान को अपने हाथों से किसने लिखा था? तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने 6 महीने में हिंदी और अंग्रेजी भाषा में संविधान हाथों से लिखा, लेकिन इनकी जो हिंदी थी वो कर्सिव थी। तो फिर हिंदी संस्करण किसने लिखा है? तो वसंत कृष्ण वैद्य ने। किसने? वसंत कृष्ण वैद्य ने। ठीक है, चलिए यहां तक आपने लिख लिया क्या? यहां तक आपने लिख लिया होगा। मैं बात करता हूं कि सर हाथों से संविधान को किसने लिखा है? हाथों से या हस्तलिखित अगर पूछ लिया जाए कि सर हाथों से संविधान को किसने लिखा, हाथों द्वारा संविधान किसने लिखा था? हाथों द्वारा संविधान किसने लिखा है? तो आप कहेंगे सर संविधान किसने लिखा था? तो आप बताएंगे सर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है जी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अब ये जो है इन्होंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लिखा था, हिंदी प्लस अंग्रेजी दोनों में ही लिखा है, अंग्रेजी दोनों में लिखा है। ठीक है, अब बात आती है कि सर ये जो हिंदी है ना ये कर्सिव है। ये कैसी है? ये कर्सिव हिंदी है। ठीक है, अब बात आती है सर ये बताइए फिर हिंदी संस्करण किसने लिखा है? कि सर जो हिंदी संस्करण है, हिंदी संस्करण संविधान का किसने लिखा था? वसंत कृष्ण वैद्य ने। किसने? वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा ये हिंदी संस्करण में लिखा गया। अच्छा, इन्हें समय कितना लगा हाथों से लिखने में? तो इन्हें 6 महीने का समय लगा। कितना? कि सर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने 6 महीने का समय लिया हाथ से लिखने में। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब बात आती है सर संविधान पर सजावट किसने की थी? संविधान पर सजावट किसने की है? तो आप कहेंगे सर संविधान पर जो सजावट हुई है, सजावट, तो आप क्या बताइएगा? सजावट किसने की थी? सजावट की बात करेंगे नंदलाल बोस ने। नंदलाल बोस। ठीक है जी, नंदलाल बोस, जिन्हें हम नंदू बोस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? नंदू बोस के नाम से जानते हैं। नंदू बोस या बेटा नंदलाल बोस। अच्छा, इनके और सहयोगी थे, इनके 2 स्टूडेंट थे। एक थे बेटा राम मनोहर सिन्हा। राम मनोहर सिन्हा ने क्या किया था? प्रस्तावना को सजाया था। राम मनोहर सिन्हा जो इनके स्टूडेंट थे कि सर प्रस्तावना पर सजावट किसने की थी? जो प्रस्तावना है, जो हमारी प्रेमबल बनी, जो उद्देश्य प्रस्ताव था, जो हमारी प्रेमबल बनी थी, इसको किसने सजाया है?
तो आप क्या कहेंगे भैया, ये आप लोग क्या कहेंगे, यहां पर आप कहेंगे सर किसने सजाया था, तो राम मनोहर सिन्हा, राम मनोहर मनोहर सिन्हा, मनोहर मनोहर सिन्हा। ठीक है जी, ये भी आप लोग लिखना कि सर प्रस्तावना पर जो सजावट की थी वो राम मनोहर किसने की थी, तो आप कहेंगे सर ये राम मनोहर सिन्हा के द्वारा संविधान की प्रस्तावना पर सजावट की जाती है। क्या हो जाती है सर, प्रस्तावना पर सजावट किसने की थी, राम मनोहर सिन्हा ने की थी। ठीक है, चलिए संविधान सभा के अगर बात की जाएगी, जो क्वेश्चन पूछा गया है कि सर संविधान सभा के, एक जर्नल क्वेश्चन है ये, मैं वन लाइनर फॉर्म वाले क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। संविधान सभा के सचिव कौन बने थे, संविधान सभा के सचिव कौन बने थे, किस किस को पता है संविधान सभा के सचिव, सेक्रेटरी कौन बने थे, चलिए बताइए। सचिव या सेक्रेटरी की अगर मैं बात करूं कि सर संविधान सभा के सेक्रेटरी कौन बन गए थे, तो आप लोग क्या कहेंगे सर, सेक्रेटरी कौन बने थे, तो एच वी आर आयंगर, एच वी आर आयंगर साहब थे, आयंगर, तो आप कहेंगे आयंगर साहब थे जो संविधान सभा के सचिव बने थे। क्या बने थे, संविधान सभा के सचिव बन गए थे। ठीक है, ये फैक्ट बता रहा हूं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए यहां तक हमने लिख लिया, अब और हम चर्चा करेंगे कि सर ये बताएं कि विश्व में सबसे पहला संविधान किसका लिखा गया था, सबसे पुराना संविधान और सबसे पहला संविधान किसका था। चलिए आप बताना कि सर सबसे पहले जो संविधान लिखा गया था वो कौन सा है, तो आप कहेंगे सर विश्व में प्रथम संविधान किसका माना गया, विश्व में प्रथम संविधान, प्रथम संविधान किसका माना जाता है, तो आप कहेंगे अमेरिका, ना 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 ना, कौन होगा, हम्मुराबी की संहिता, हम्मुराबी की संहिता, हम्मुराबी की संहिता विश्व का सबसे पहला संविधान है जो कि इराक का माना गया, किसका, इराक का। लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, विश्व का प्रथम लिखित संविधान, विश्व का प्रथम लिखित संविधान, कि सर पहला लिखित संविधान किसका है, लिखित संविधान किसका होगा, तो आप कहेंगे सर पहला लिखित संविधान है अमेरिका का, किसका, अमेरिका। तो आप कहेंगे सर सबसे पहला लिखित संविधान है अमेरिका। कि सर जो अमेरिका का संविधान है ये बना कब था, ये बना है 1787 में। कि सर इसको लागू कब किया गया, इसे लागू किया गया 1779 में। कि सर इसमें मूल अधिकार कब शामिल हुए, इसमें मूल अधिकार कब शामिल हुए अमेरिका के संविधान में, क्योंकि जब अमेरिका का संविधान बना तो उसमें मूल अधिकार नहीं थे। चलिए समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात। आप कहेंगे सर इसमें मूल अधिकार 1791 में शामिल हुए, कब, 1791 में शामिल किए गए। कि सर जब मूल अधिकार इसमें नहीं थे तो भारत ने कैसे ले लिए, बेटा शामिल हो गए ना 1791 में, कब, 1791 में। ठीक है, अब बात आती है कि सर विश्व का सबसे छोटा संविधान किसका है, विश्व का, अच्छा ये तो हमने पढ़ लिया कि सर ये तो विश्व का पहला लिखित संविधान है। अगर पूछ ले एशिया का पहला लिखित संविधान कौन सा है, चलिए इसको नोट डाउन कर लिया क्या आप लोगों ने, इसको नोट डाउन कर लिया क्या। चलिए यहां पर अगर मैं बात करूं कि सर एशिया का पहला लिखित संविधान, एशिया का पहला लिखित संविधान किसका, एशिया का, एशिया का प्रथम लिखित संविधान किस देश का होगा, लिखित संविधान, जल्दी जल्दी से बताइए। एशिया का पहला लिखित संविधान है जापान का, किसका है, जापान का। कि सर ये जापान का जो पहला लिखित संविधान है ये कब बना है, तो आप कहेंगे सर ये 1889 में। कब बना बेटा, 1889 में। ठीक है जी, 1889 में बना। लेकिन जापान में जो नया संविधान आया, नया संविधान कब लागू हुआ है, तो जापान में नया संविधान कब आ जाता है, तो आप बता देना सर जापान में नया संविधान लागू होता है कब, तो 3 मई 1947,
3 मई 1947। तो एशिया का पहला लिखित संविधान है जो 1889 में बना। हालांकि नया संविधान 3 मई 1947 में आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लें। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। इसको भी आप लोग नोट डाउन करते चले क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। एग्जामिनर यहीं से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं। चलिए अब बात करेंगे सर, विश्व में सबसे छोटा संविधान किसका है? विश्व में छोटा संविधान किसका है? छोटा संविधान, चलिए बता सकते हैं क्या आप लोग? बहुत सारे बच्चे अमेरिका बताएंगे, बहुत सारे बच्चे अमेरिका बताएंगे, हालांकि अमेरिका का है नहीं। किसका है? तो आप कहना सर मोरक्को का। किसका है? मोरक्को। मोरक्को का संविधान सबसे छोटा संविधान है क्योंकि मोरक्को के संविधान में कुल शब्दों की संख्या है 3814 शब्द हैं। कितने? 3814 शब्द है। हालांकि अगर अमेरिकी संविधान की बात होती कि सर जो अमेरिकी संविधान है इसमें कुल शब्द कितने हैं, अमेरिकी संविधान की अगर मैं बात करूं तो इसमें कुल शब्द है लगभग 4000 शब्द। 4000 शब्द हैं। तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर मोरक्को का होगा। किसका होगा? मोरक्को का सबसे छोटा संविधान होगा। विश्व में सबसे बड़ा संविधान बताइए। विश्व का सबसे बड़ा संविधान, विश्व का सबसे बड़ा संविधान कौन बच्चा बताएगा भैया? तो आप कहेंगे हमारा प्यारा भारत। हमारा प्यारा भारत। तो हमारा प्यारा भारत हो जाएगा सबसे बड़ा। अच्छा, इसमें भी अगर मैं बात करूं भारत में कि सर इसके हिंदी शब्द कितने थे, तो कौन कौन बच्चा बता देगा कि सर इसमें जो हिंदी शब्द है, हिंदी जो शब्द है तो वो आप क्या, मोरक्को नहीं मोनाको। ओहो, मेरा दिमाग खराब हो चुका है आज। मोनाको को मैं मोनक्को लिख रहा हूं। मोनाको, मोनाको। ठीक है जी, मैं इसको दोबारा से लिख देता हूं। मोनाको लिखना था, मोरक्को लिख रहा हूं मैं। ठीक है, मोनाको। ठीक है, क्या होगा? मोनाको। मोनाको बेटा, मोनाको है इसका सही कि 3814 शब्द है मोनाको के संविधान में। किसमें भैया? मोनाको के संविधान में। अमेरिकी संविधान में 4000 शब्द हैं। और भारत का जो हिंदी संस्करण है, हिंदी संस्करण में कितने शब्द हैं? तो आप क्या बताएंगे सर? 1,17,369। 1,17,369 शब्द हैं। कितने? 1,69,317 शब्द हो जाएंगे। 1,17,369 शब्द हो जाएंगे। 1,17,369। जुकाम ने बैंड बजा दी लग रहा है। चलिए यहां तक आप लोग लिख लेंगे ना? हाँ, ये मोनाको है, मोरक्को मत लिखना, मोनाको है ये। हालांकि मैं बोल मोनक्को ही मोनाको रहा था, लेकिन लिख मैंने मोरक्को दिया। ठीक है, चलिए अब इसका जो अंग्रेजी संस्करण है, जो इसका अंग्रेजी संस्करण है उसमें कितने शब्द हैं? तो आप कहेंगे सर 1,46,385 शब्द। 385 शब्द। अच्छा ये बताइए, जो भारतीय संविधान है, ओरिजिनल संविधान, इसमें पेज कितने थे? कितने पेजेस से बना था ये? तो आप कहेंगे सर इसमें 251 पेज थे। कितने? 251 पेज थे। कितने थे बेटा? 251 पेज थे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया जी। अब बात आती है कि सर भारतीय संविधान का जो प्रकाशन हुआ था, इसका जो प्रकाशन हुआ, जो मूल प्रकाशन हुआ था कि सर कहां से पब्लिश्ड किया गया था ये? तो आप कहेंगे सर इसका प्रकाशन कहां से होता है? सर्वे ऑफ इंडिया प्रेस से। कहां से मेरे लाल? तो आप कहेंगे सर सर्वे ऑफ इंडिया प्रेस। कि सर ये जो प्रेस थी, सर्वे ऑफ इंडिया प्रेस, ये कौन से जगह पर है? तो जो भारत में पहला मूल संविधान छपा था, ये कहां छपा था? देहरादून में। कहां छपा था? देहरादून में। और देहरादून की कौन सी प्रेस में? सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया प्रेस में देहरादून में छपा।
और कुल 1000 कॉपी छापी गई। 1000 कॉपी छापी जाती हैं कि सर 1000 कॉपी प्रकाशित की गई थी। कितनी? 1000 कॉपी प्रकाशित की गई थी। देहरादून कहां पड़ता है जी? यूके। यूके मतलब माफी चाहता हूं बच्चे। हाँ जी, तो ये सारी चीजें आप लोग लिख लीजिए। अब बात करेंगे सर, भारत का संविधान लागू कब होता है, लागू कब किया गया? तो ये लागू कर दिया गया बेटा 26 जनवरी 1950 में। 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, कब? 26 जनवरी 1950 में लागू हो जाता है। अब बात करते हैं जो मूल संविधान है ये कहां पर है। मूल संविधान बेटा कहां रखा हुआ है? तो मूल संविधान, भारत का जो संविधान है, मूल संविधान कहां पर रखा हुआ है? इसको मैं नेक्स्ट पेज पर लिखता हूं। मूल संविधान को मैं नेक्स्ट पेज पर लिख देता हूं। ठीक है जी, यहां तक आप लोगों ने लिख लिया कि सर जो ओरिजिनल संविधान है हमारा, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कहां रखा हुआ है? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन या मूल संविधान बेटा कौन से जगह पर रखा है? मूल संविधान कहां रखा हुआ है? मूल संविधान की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर ये मूल संविधान कहां पर है? तो आप कहेंगे सर ये जो मूल संविधान है ना, ये कहां पर होगा? तो आप कहेंगे सर मूल संविधान बेटा, आप कहेंगे कि सर हीलियम के बॉक्स में रखा हुआ है। किसके बॉक्स में? हीलियम बॉक्स। हीलियम बॉक्स में रखा हुआ है। और हीलियम बॉक्स कहां रखा है? तो संसद भवन में। कहां पर? संसद भवन। पहले सेंट्रल लाइब्रेरी ग्वालियर में रखा था, लेकिन अभी इसको शिफ्ट कर दिया है संसद भवन में। पहले कहां था? ग्वालियर सेंट्रल लाइब्रेरी में, लेकिन अभी इसे कहां शिफ्ट कर दिया है? तो 2022 में इसे बेटा कहां ले आए? सेंट्रल लाइब्रेरी से संसद भवन में रखवा दिया है। कहां पर? संसद भवन में रखवा दिया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। वर्तमान संविधान की अगर मैं बात करूं, वर्तमान संविधान की अगर मैं बात करूंगा तो भैया कितने अनुच्छेद है? वर्तमान संविधान में आर्टिकल्स कितने हो जाएंगे? आर्टिकल्स हो जाएंगे बेटा 470। और भाग कितने हो जाएंगे? भाग हो जाएंगे बेटा 25। और अनुसूचियां कितनी हो जाएंगी? अनुसूचियां हो जाएंगी 12। अनुसूचियां कितनी हो जाएंगी बेटा? 12। कितनी? 12। चलिए, ये आपका संविधान का निर्माण था। ठीक है, कल हम बात करेंगे प्रस्तावना की। कल हम बात करेंगे प्रस्तावना की, उद्देश्य, हाँ जी, उद्देशिका की, प्रस्तावना की। आई होप क्लास अच्छी लगी होगी। तो सभी लोग बेटा, जितने भी मेरे बच्चे यहाँ पर लाइव हैं, सभी लोग सेशन को लाइव देखेंगे, लाइक करेंगे और अपना कमेंट जरूर करके बताएंगे क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो मैं आशा करूंगा सभी लोग कमेंट करेंगे। और मैं सभी के कल कमेंट पढ़ रहा था, बड़ा अच्छा लगा। दिल को खुशी मिलती है जब टीचर मेहनत करता है और आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का प्यार उधर से आता है। तो सभी लोग जाते जाते लाइक शेयर करेंगे और लाइक करके कमेंट जरूर बताना भैया कैसी लगी क्लास। सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को ज्यादा से ज्यादा। तो जय हिंद, जय भारत।